कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री में हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक तत्व पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक तत्व में डी ब्लॉक के जो यौगिक हैं संक्रमण तत्व के, उनमें हम लोग पहले पीरियड में पढ़े थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या पढ़े थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आज हम दूसरा यौगिक पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सूत्र होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। ध्यान दोगे आप लोग कि K पोटेशियम है, ये MnO4 ये मैग्नीज है, ध्यान रखना। तो KMn, तो M को आप लोग ऐसे में बना देना, ऐसे, क्योंकि पोटेशियम का सूत्र ये है, तो मैग्नीज का सूत्र कैपिटल M स्मॉल m होता है। तो बच्चे यहाँ पर गलती आप लोग नहीं करोगे। ये पोटेशियम परमैंगनेट है और इसी को पोटाश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पोटाश के नाम से। पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में मिलाया जाता है, या कई लोग इसको लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बनाने की विधि, KMnO4 बनाने की विधि। KMnO4 बनाने की विधि में ये पायरोलुसाइड, ये पायरोलुसाइड सूत्र इसका MnO2 अयस्क। पायरोलुसाइड अयस्क से क्या तैयार करेंगे हम लोग? KMnO4 बनाना इस प्रकार से। तो पायरोलुसाइड अयस्क से हम KMnO4 कैसे बनाएंगे? तो ये इसके अंतर्गत आएगा बनाने की विधि, इसके अंतर्गत आएगा। तो पायरोलुसाइड अयस्क आपको दिया गया है और आपको KMnO4 बनाना है। तो क्या करना है इसमें देखोगे, स्टेप अपनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, पद पहला। पायरोलुसाइड अयस्क MnO2 को किसमें बदलेंगे? K2MnO4 में परिवर्तन। ध्यान दो, पायरोलुसाइड को पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन, पोटेशियम मैग्नेट में हम लोग बदलेंगे। तो ये देखोगे क्या करेंगे, ये पायरोलुसाइड अयस्क, इसका नाम लिखना पड़ेगा, पायरोलुसाइड अयस्क को क्षार के साथ मिलाकर और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? K2MnO4 बनेगा और साथ साथ CO2 गैस बनेगा। ये पायरोलुसाइड अयस्क, ये KOH संतुलित करोगे तो 2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन, तो किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? तो बताना KNO3, ये है ऑक्सीकरण। पायरोलुसाइड अयस्क को KOH के साथ KNO3 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। नाम लिखना पड़ेगा, प्राप्त होता है। और CO2 ना बनकर H2O बनेगा, 2H2। तो इस प्रकार से ये इसमें परिवर्तन हुआ, पायरोलुसाइड का पोटेशियम मैग्नेट में पद पहले में, फर्स्ट स्टेप में। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो
K2MnO4 है, K2MnO4 किससे परिवर्तित होगा? KMnO4 में परिवर्तन। पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तन। ये देखोगे K2MnO4 इसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है? पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का। तो इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो KMnO4 बना और KCl क्या प्राप्त हुआ? KCl प्राप्त हुआ। ये समीकरण संतुलित करिए और ये प्राप्त हुआ आपका पोटेशियम परमैंगनेट। और किस कलर का है? गुलाबी कलर का, पिंक कलर का होता है। तो इस प्रकार पायरोलुसाइड, प्रश्न आएगा पायरोलुसाइड एस्टर से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्राप्त करोगे? तो आप लिखोगे पायरोलुसाइड एस्टर से पोटेशियम परमैंगनेट निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। पद पहला में पायरोलुसाइड एस्टर को पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित किया जाता है। ये समीकरण दोगे, नाम लिखोगे पायरोलुसाइड पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट, कोष्टक में लिख सकते हो ग्रीन कलर हरा रंग। फिर दूसरा पद में देना समीकरण दोगे, नाम लिखोगे दोनों का और रंग लिखोगे। इस प्रकार पायरोलुसाइड एस्टर से अगर प्रश्न आता है तो आप यहाँ कर दोगे बनाने की विधि में। अब देखेंगे हम लोग KMnO4 के भौतिक गुण। क्या देखेंगे? भौतिक गुण। भौतिक गुण में तो रंग गंध ये सब अध्ययन करते हैं। तो ये बैगनी रंग का क्रिस्टल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखोगे जल में कुछ हद तक घुल जाता है, विलय हो जाता है। अब देखेंगे रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में महत्वपूर्ण जो आता है वो देखोगे, वो है पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ये अलग से प्रश्न आ सकता है। KMnO4 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति लिखिए तो बताना अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम, तीनों माध्यम में इसमें ऑक्सीकारक गुण होता है। तो हम एक एक को समझेंगे। अम्लीय माध्यम में पहले देखेंगे, फिर क्षारीय, फिर उदासीन माध्यम में। तो सबसे पहले देखेंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। अम्लीय माध्यम, ये अम्लीय माध्यम में तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण। ये H2S का S में ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें ये बदल देता है? सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में। ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में लेंगे H2SO को और माध्यम है ये H2S हुआ। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें बदलेगा? देखोगे K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और प्लस सल्फर। सल्फर के कितने अणु? 5 अणु। इस प्रकार से H2S किसमें परिवर्तित हो गया? H2S का ऑक्सीकरण किसमें हो गया? सल्फर में हो गया। संतुलित करोगे तो ये 2, ये 3, ये 5 आगे भी कर लोगे। ये महत्व ठीक। नाम लिखोगे पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड होगा ना टर्निंग,
और ये सल्फर में बदल देगा। अम्लीय माध्यम में अगर हमको दूसरा गुण देखने बोले ऑक्सीकरण तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का किसमें H2SO4 में ऑक्सीकरण। प्रश्न आता है अम्लीय माध्यम में 2 ऑक्सीकरण गुण लिखे, क्षारीय माध्यम में 2 ऑक्सीकरण गुण लिखे और उदासीन माध्यम में 2 ऑक्सीकरण गुण लिखे, तो किस पाठ से एक प्रश्न 5 नंबर का आएगा। तो ये पहला अम्लीय माध्यम में देखेंगे, दूसरा देखेंगे KMnO4 प्लस अम्लीय माध्यम में H2SO4। चूंकि माध्यम अम्लीय है तो ये SO2 जलीय विलयन लेंगे तो H2O, तो क्रिया के फलस्वरूप K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4 प्राप्त होगा। ये सब समीकरण आप संतुलित करोगे। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ये ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण देंगे तो H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण और SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण। अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण में आप देखोगे पहला KiO3 में ऑक्सीकरण। ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये पोटेशियम आयोडेट, नाम जानना जरूरी है। पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकरण। ये आपका क्षारीय माध्यम में KMnO4 प्लस KI जलीय विलयन H2O, KiO3 पोटेशियम आयोडेट बना, साथ साथ MnO2 प्लस KOH, ये KI का पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकरण। समीकरण संतुलित करो। और क्षारीय माध्यम में ही दूसरा दे सकते हो C2H4 एथिलीन का ग्लाइकाल, डायहाइड्रोकोल है, ग्लाइकाल में ऑक्सीकरण। ये दूसरा उदाहरण आप लोगे तो देखेंगे C2H4 किस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण ग्लाइकाल में होता है। तो ये CH2 इसका नाम है एथिलीन या एथिल, इन डबल बार। ये H2O और ये ऑक्सीकरण हो रहा है किसकी उपस्थिति में, बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में। इसको लिखना जरूरी है आपको, बेयर अभिकर्मक, वैज्ञानिक है बेयर। तो आपको पूछे बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। 1% क्षारीय KMnO4 के विलयन को बेयर अभिकर्मक या बेयर प्रतिकर्मक कहते हैं। तो एथिलीन का जब ऑक्सीकरण हुआ तो ये प्राप्त होता है डाइहाइड्रिक का, दो चला ना, और इसी के नाम है ग्लाइकाल।
कई पुस्तक में इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी लिखते हैं। ठीक, बेरल का गुलाबी रंग उड़ जाता है, रंगीन हो जाता है। तो क्षारीय माध्यम में क्या देखें आप, दो ऑक्सीकारक गुण KiO3 में ऑक्सीकरण और दूसरा एथिलीन का एथिलीन ग्लाइकॉल में ऑक्सीकरण, और तीसरा ऑक्सीकरण देखेंगे उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरण। अम्लीय माध्यम में दो देंगे, क्षारीय माध्यम में देंगे और उदासीन माध्यम में दो देखते हैं, जिसमें सबसे पहला देखेंगे इसमें भी H2S का S में सल्फर में ऑक्सीकरण। यहाँ पर भी H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण, ये KMnO4 और ये H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड नाम उसका, ठीक है। तो बनता है KOH और MnO2 प्लस H2O प्लस सल्फर। यहाँ देख करके संतुलित करोगे, ये सल्फर प्राप्त होता है उदासीन माध्यम में। और दूसरा देखोगे आप लोग MnSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का MnO2 में ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम सल्फेट किससे बदलेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका समीकरण देखोगे तो ये KMnO4 प्लस MnSO4 और माध्यम जलीय क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है K2SO4 प्लस 2H2SO4 प्लस MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये मैग्नीशियम सल्फेट बदल गया इस प्रकार से अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम में दो उदाहरण से मैं बताया। पुस्तक में 5-5, 6-6 उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा आपको पुस्तक से सरल लगता है आप उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु कम से कम अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में दो उदाहरण आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फिर देखेंगे इसका उपयोग, तो शुष्क सेल में केमोनोफर का उपयोग होता है। मात्रात्मक विश्लेषण, आयतनात्मक विश्लेषण में अनुमापन सुने होंगे आप लोग, अनुमापन में भी इसका उपयोग होता है। और जल को शुद्ध करने में भी KMnO4 का लाल दवा पोटाश के नाम से उपयोग होता है। इस प्रकार ये दूसरा संक्रमण तत्वों का यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट यही समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे F ब्लॉक तत्व, 2 पीरियड का है वो, और इसी के साथ ही 2 पीरियड के बाद D तथा F ब्लॉक के तत्व समाप्त हो। सभी प्लेयर कापी बना रहे होंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न भेजा जा रहा है, और आप लोग असाइनमेंट के साथ कापी जमा कर रहे हो तो पूरा विश्वास हो रहा है साथ साथ आप बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।